स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 को। और इस यूनिट का ये सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है प्लांक का विकिरण नियम या प्लांक्स रेडिएशन लॉ। बहुत ही सारे डीप कंसेप्ट्स को ये अपने आप में समाहित किया हुआ है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्वांटम फिजिक्स और रेडिएशन के डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर लेके जाएगी। इससे पहले के क्लास में हमने इसके फाउंडेशन को स्टडी किया है। इस प्लैंक के रेडिएशन नियम को पढ़ने से पहले आपको रेले का नियम क्या कहता है, वीन का नियम क्या कहता है, ये पता होना चाहिए। तब आप एक बहुत बेहतर लिंकअप करते हुए जस्टिफिकेशन इसका कर पाएंगे और रेले का नियम ही प्लैंक के नियम के लिए एक आधार की तरह काम करता है। तो वो क्या कंसेप्ट था जिसकी वजह से प्लैंक के नियम को इंट्रोड्यूस किया गया, उस पे हम विचार करेंगे। थोड़ा-सा बल्कि कहूँ या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा-सा लेंथ इस क्लास का ज़रूर रहने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक-ठाक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको इसमें करने हैं और बेसिक कांसेप्ट्स को लेते हुए प्रीवियस की कुछ छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे हमने एक समस्या पराबैंगनी आपदा या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ के बारे में जस्ट इसके पिछले क्लास में पढ़ी है। उसी समस्या को हल करने के लिए प्लांक ने अपने विकिरण नियम को अलग एक विधि से एक नए विचारधारा के तहत दिया। मैक्स प्लांक इसके जनक हैं और मैक्स प्लांक को क्वांटम फिजिक्स का भी फादर ऑफ कहा जाता है, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स हैं वो। क्वांटम की अवधारणा, क्वांटा की अवधारणा या प्रकाश की डुअलिटी बिहेवियर के फाउंडेशन को मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद ही फिजिक्स में लाया गया है। तो उन्हीं हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं को लेते हुए हम इस टॉपिक को आगे आगे पढ़ेंगे। नोट्स के लिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करके रखें। इस महत्वपूर्ण क्लास के बाद आपको पीडीएफ का मटेरियल हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांक के विकिरण नियम को। इस नियम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है हमारे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ की प्रॉब्लम के साथ। रैले के नियम में ये बताया गया था कि एक तय स्मॉल फ्रीक्वेंसी के बाद भी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मतलब जितनी छोटी फ्रीक्वेंसी का विकिरण आप कंटेन करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, ऐसा रैले के नियम का कहना है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। एक तय फ्रीक्वेंसी के बाद विकिरण की स्ट्रेंथ, ऊर्जा घनत्व का मान कम होने लगता है। ग्राफ के थ्रू हमने उस चीज को जाना था। आइए समझते हैं प्लांक के विकिरण नियम ने क्या कहा। प्लांक का विकिरण नियम भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसके द्वारा हम कृष्ण पिंड के द्वारा जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण को विस्तार से हम समझ सकते हैं। साथ ही प्लांक के सिद्धांत ने ही क्वांटम फिजिक्स की आधारशिला भी रखी है। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। प्लांक ने 1900 में यह सिद्धांत दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होता है। इस पैकेट्स को ही उन्होंने क्वांटम नाम दिया था। तो जो छोटे छोटे पैकेट्स में या पल्सेस के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसे ही क्वांटम टर्म से डिफाइन किया गया। मतलब मैक्स प्लांक इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है वो कहता है कि एनर्जी एक रस्सी की तरह, एक डोरी की तरह आगे बढ़ता है स्पेस में। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कि नहीं, वो पल्सेस के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, पल्सेस के फॉर्म में। ठीक, तो पल्सेस के फॉर्म में बढ़ रहा है मतलब इसमें पार्टिकल नेचर को इंक्लूड किया। मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वेव और पार्टिकल दोनों के कंसेप्ट से होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये छोटे छोटे पल्स को ही उन्होंने क्या कहा, क्वांटा या क्वांटम के टर्म से डिफाइन किया, जो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। तो ये उनका कंसेप्ट है। अब इस प्रकार जो मैक्स प्लांक के अनुसार जो एक्सप्रेशन उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए दिया, एक कृष्ण पिंड विकिरण के लिए जो दिया कि किसी फ्रीक्वेंसी म्यू पर उत्सर्जित विकिरण का जो ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी है, वो आपको निम्न प्रकार से दिया जाता है। ई न्यू डी न्यू, ये न्यू टर्म है स्टूडेंट्स, वी नहीं है। 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 डी न्यू। ये प्लांक का रेडिएशन लॉ है। इसी एक्सप्रेशन को अपन को
व्युत्पन्न करना है। ये एक इंट्रोडक्शन है और बेसिक कंसेप्ट ये है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, छोटे-छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला तो हम निकाल के लेके आने वाले हैं बहुत डिटेल में और बहुत ही ईज़ी तरीके से। बहुत सारी किताबों में बहुत कन्फ्यूज़िंग तरीके से दिया है। आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप अपना विजुअलाइज़ेशन मोड अपने माइंड का ऑन रखिएगा, बहुत ईज़ी होगा। अच्छा, इसका महत्व क्या है? एक रफली से देख लीजिए। तो एग्ज़ाम में कभी-कभी छोटे क्वेश्चन्स में पूछा जाता है कि प्लांक के रेडिएशन नियम का क्या महत्व है? यह नियम दर्शाता है कि हायर फ्रीक्वेंसी पर अर्थात छोटी तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा धीरे-धीरे घटती है। रेले का नियम बोलता था कि ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। निम्न आवृत्तियों पर यह रेले नियम से मेल खाता है। हाँ, छोटी फ्रीक्वेंसीज पर ये रेले के नियम से मेल खाता है और हायर फ्रीक्वेंसी पर ये वीन के नियम से भी मेल खाता है। ठीक, आगे चल के हम देखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन। यह नियम अल्ट्रावायलेट आपदा या फिर यूवी कैटास्ट्रॉफ की समस्या को भी हल करता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, रेले का नियम जो लेके आए थे, वो हल नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में ये आता है तो हमें इसके सूत्र की स्थापना के लिए जो कंसेप्ट स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है वो इस तरह से है। हमें फिर से कैविटी मॉडल का यूज करना है। कृष्ण पिंड क्या है जी? एक ऐसा पिंड जो अपने ऊपर आरोपित होने वाले सभी प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। किसी भी प्रकार से किसी टाइप का कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या किसी भी टाइप के रिटर्न ऑफ एनर्जी का काम नहीं करता। तो चूंकि एक पिंड से ही इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है आइडियली, तो फिजिक्स में एक कैविटी के कंसेप्ट को लिया गया है, एक गुहा जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर का सतह इस तरह से काले रंग से पोत के चिकना किया गया है कि कोई भी रेडिएशन वेव अगर उसके अंदर इन करता है इस तरह से, तो वो उसके भीतर ही ट्रैप हो जाता है। अब भीतर ही वो वेव ट्रैप हो गया है तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो कुल मिला के ये अपने आप में एक कृष्ण पिंडक के तरह व्यवहार करता है कि वो पूरी तरीके से उस चीज को अवशोषित कर लिया। और किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा एमिटर भी होता है, मतलब एमिट भी करता है, उत्सर्जक भी होता है। तो उसी ऊर्जा घनत्व के आधार पे वो अपने आप में अवशोषित की गई किरणों को, विकिरण को, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो ये कैविटी मॉडल है एक ठो। तो सूत्र की स्थापना के लिए सबसे पहले हम लोग जो स्थापना कॉन्सेप्ट लेके चले हैं कि कृष्ण पिंड को एक बंद गुहा कैविटी के रूप में माना जाता है, जिसकी दीवारें एक ताप टी पर है। यही जो अंदर की जो दी हुई है, इस गुहा में खड़ा तरंग विकिरण स्टैंडिंग वेव रेडिएशन होता है। स्टैंडिंग वेव रेडिएशन होता है कहने का तात्पर्य है कि ये लाइट वेव इस तरह से आया, यहाँ टकराने के बाद आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इस तरह से मूव किया, यहाँ से टकराया, फिर डाउन गया, फिर यहाँ से टकराकर फिर ऐसे गया। तो कुल मिला के एक ऑसिलेशंस बन रहा है। तो खड़ा वेव या स्टैंडिंग वेव का कहने का तात्पर्य है कि कैविटी के भीतर में इस तरह से तरंगे बन रही हैं। ठीक इस तरह से तरंगे बन रही हैं कैविटी के भीतर में, अपने इस तरह से। तो कैविटी के ये जरूरी नहीं है कि इतने में ये एंड हो जाएगा, इसके बाद भी ये बार-बार रिफ्लेक्ट होकर होकर इसके अंदर ही फंसा रहेगा। ठीक? तो चूंकि अब ये वेव बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम पोर्शन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पोर्शन है। तो एनर्जी कहीं पर मैक्सिमम है, कहीं पे मिनिमम है, कहीं पे मैक्सिमम है, कहीं पे मिनिमम है। मतलब कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं है। मतलब अपने आप में एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। एक सरल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन की तरह बिहेव कर रही है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है? तो हमें इसके पर मोड नंबर ऑफ वेव कितने बन रहे हैं, कितना वहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है, उसकी काउंटिंग करनी है। ये पिछले क्लास में मैंने रेले वाले नियम में और करके दिखाया था आपको, ठीक? तो उसको थोड़ा-सा आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या कहना है कि गुहा मॉडल के प्रयोग में जो है उपयुक्त होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। गुहा की जो दीवारें हैं विकिरण को अवशोषित करती हैं और फिर से उत्सर्जित करती हैं, यहीं से टकरा के यहाँ से इस तरह से। अतः एक प्रकार का थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता है। प्लांक ने यह माना कि दीवार में जो परमाणु अणु का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, वह ऊर्जा केवल एक स्पेसिफिक सिचुएशंस पे है, क्वांटम मैनर पे हो रहा है, डिस्क्रीट मैनर पे हो रहा है। लेकिन जब रैले के कंसेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया था तो हमने माना था कि क्लासिकली उसके अंदर जो वेव मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है उसके आधार पे हो रहा है। और इस प्रकार हमने रैले के नियम में एक चीज डिफाइन किया था कि प्रत्येक ऑसिलेटर की, प्रत्येक दोलन की जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो k और t होती है। ये हमने डिफाइन किया था। बट यहाँ पर एनर्जी का जो उत्सर्जन है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पल्सेस में हो रहा है।
और वो कैसे दिया जाता है कि एनर्जी NH न्यू के फॉर्म में दी जाती है आने वाली कण के या तरंग के फ्रीक्वेंसी एंड प्लांक कांस्टेंट के कंसेप्ट में। इसी इक्वेशन को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग इंटीजर नंबर होता है। तो इस गुफा के अंदर, इस कैविटी के अंदर हमारा टारगेट है कितना एनर्जी ट्रैप हो रहा है, कितना एनर्जी डेंसिटी है, उस चीज को निकालना, उस चीज को खोजना। तो वो करने के लिए सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि इस कैविटी के भीतर कितने वेव बन रहे हैं वो काउंट करना। कितने वेव बन रहे हैं, कितने ऑसिलेशन, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से शुरू होके यहाँ शुरू होके यहाँ तक एंड होता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ये यहाँ पे एंड नहीं हो गया, यहाँ से ये और ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से टकरा के और ऐसे जा सकता है, यहाँ से टकरा के और ऐसे जा सकता है, और ऐसे जा सकता है, मतलब इसमें ट्रैप्ड है वो, ठीक? तो वो कितने ऑसिलेशन बनते हैं जहाँ से मैक्सिमम एनर्जी का कांसेप्ट या उच्च आयाम, हायर एम्पलीट्यूड, इस तरह की चीजें मिलती हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब नंबर ऑफ मोड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें पहले कैलकुलेट करना है। उसी को यहाँ लिखे हैं हम लोग मोड की संख्या। इस कैविटी के अंदर कितना मोड बनेगा, और यदि हम पर मोड एनर्जी कितनी है, पर ऑसिलेशन एनर्जी कितनी है, उससे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इस कैविटी के अंदर कितनी एनर्जी होगी या कितनी एनर्जी की डेंसिटी होगी वो पता चल जाएगी। तो हमारा टारगेट है सबसे पहले मोड्स की काउंटिंग करना और उसको पर ऑसिलेशन एनर्जी के से मल्टीप्लाई करना। तो ये मेन इक्वेशन है आपका यहाँ तक, ठीक है। अब एक एक करके हम सबसे पहले मोड को निकालेंगे, इस कैविटी के भीतर कितना है, और उसके बाद हम एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब ये जो रेले के नियम में मैंने शॉर्ट हैंड में कंप्लीटली वहां पे केवल एक्सप्रेशन लिख दिया था, उस चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा और डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। नंबर ऑफ तरंगों की संख्या है, नंबर ऑफ मोड होता क्या है ये आपको जानना है। तो मान लीजिए कि हमें ये पता लगाना है कि गुहा के अंदर कितनी तरंगे या कितने ऑसिलेटर बन रहे हैं, कितने ऑसिलेटर हैं जिनकी आवृत्ति एक स्पेसिफिक रेंज न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है। तो आइडिया इस तरह से काम कर रहा है, हमें काउंट करना है इस डिफाइंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कितनी तरंगे बनती हैं। चलिए अब इसको एक एक वन बाय वन स्टेप से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल लंबाई का कोई भुजा का एक इस तरह का बक्सा है। तो इसके अंदर भाई जो तरंगे बनेंगी वो इस तरह से रफली मैंने ड्रॉ किया है, इस तरह से दिखाई देंगी। जैसे रस्सी होता है, धागा होता है, उस तरह से बहुत सारी तरंगे यहाँ के पे बनेंगी, इस तरह से चलेंगी बहुत सारी। तो इसके अंदर तरंग बनने की जो मूल जरूरत है, जैसे आपने अपने 11th क्लास में हार्मोनिक्स पढ़ा होगा, बांसुरी के अंदर या इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वेव्स कैसे बनते हैं, तो उसका बेसिक कंडीशन ये है कि यदि किसी डिब्बे की लंबाई L है तो तरंग बनने की शर्त ये है n लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब n लैम्डा बाई 2 है, मतलब n क्या है, नंबर उसके कौन से स्टेप में है, और लैम्डा क्या है जी, उसकी वेवलेंथ है। तो लैम्डा की वैल्यू 2L अपॉन n, और चूंकि हम लोग जानते हैं आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है जी, आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से अगर nवें टर्म के लिए अगर आप इसको लिखें और यहाँ से इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो फाइनली Vn इज इक्वल टू एन सी बटे 2L आपको मिलेगा। तो ये वो आवृत्ति है जहां जहां पर वेव बनेगा, जहां जहां पर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बेसिक वेव बनने के नेसेसरी कंडीशन से हमने इस चीज को प्राप्त किया। इस प्रकार हमें यह पता है कि हर जगह पर फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा, कुछ डिस्क्रीट जगहों पर ही बनेगा। इसीलिए बांसुरी में कुछ स्पेस स्पेस के बाद छेद होते हैं, और उन बांसुरी को जब आप पुश आउट, ओपन एंड क्लोज आउट करते हैं तो ध्वनि में आपको परिवर्तन समझ में आता है। तो वो एक ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी बनते रहती है। तो तरंग के हायर एम्पलीट्यूड डिसाइड होने के कुछ बिंदु हैं, वहीं पे बनेगा। ठीक है, तो उसी जो बनते हैं, पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसीज बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, मोड कहते हैं। और इन्हीं मोडों को तो हमें गिनना है। ठीक है, अब एक कैविटी जो है एक क्यूब की तरह अगर हमने डिफाइन किया है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है जी, एल है। ठीक, अब वेव नंबर के अकॉर्डिंग ये हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर ये क्यूब है तो तीन डायरेक्शन होगा, तीनों डायरेक्शन में ये वेव मूव कर सकता है। और वेव नंबर जो डिफाइन करते हैं के एक्स डायरेक्शन में, के वाई डायरेक्शन में, के जेड डायरेक्शन में।
वेव नंबर के अकॉर्डिंग तीनों दिशाओं में इस क्यूब के अंदर में वेव बनेगा। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए? तो क्यूब के अंदर अगर तरंग तीनों दिशाओं में बनता है, मतलब एक्स वाई जेड दिशा में बनता है, तो हर दिशा में तरंग की संख्या बनेगी और तरंग संख्या क्या होती है जी? एन पाई बाई एल जनरल रूप में। तो अगर के का मान मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो के एक्स बराबर एन एक्स पाई बाई एल, सिमिलरली वाई के लिए और सिमिलरली जेड के लिए। और परिणामी तरंग संख्या क्या होगी? के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर के बराबर होगी। अब चूंकि आप एक कैविटी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक? अब मोड की गिनती करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा? हर मोड एक बिंदु के रूप में एन एक्स एन वाई एन जेड स्थान में दिखाया जा सकता है। मतलब टोटल उसका एन एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट निकालोगे तो एन होगा फ्रीक्वेंसी वाइज। तो जितने बिंदु एन किसी गोले स्फेयर के अंदर आते हैं उतने कितने होंगे भाई? मोड होंगे एक गोले के भीतर। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या। तो नंबर ऑफ मोड या जो बिंदु होंगे जितने दूरी पे वो बिंदु डॉट 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 करके यहाँ तक होंगे, तो यहाँ से वही उसका रेडियस कहलाएगा। तो उस जितने बिंदु स्फीयर के अंदर आते हैं उतने मोड होंगे हमारे। और वो उसका विस्तार किधर है जी? एन एक्स एन वाई एन जेड के अकॉर्डिंग अलग अलग दिशा में फैलेगा। देखिए यहाँ पर ये वाला तरंग संख्या के आधार पर, ठीक? अगर एक कैविटी गोले को ले रहे हो आप, तो टोटल एक स्फीयर का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोड के टर्म पे हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम 4/3 पाई एन क्यूब, जहां पर एन केवल है केवल पॉजिटिव है। कहने का तात्पर्य है कि कोई प्रकाश का पुंज जैसे टार्च की रोशनी है, वो जब बढ़ती है, जब टार्च आप चालू करते हो तो एक पुंज की तरह आगे बढ़ती है ऐसे। तो विकिरण आप पढ़ रहे हो, रेडिएशन, तो सूर्य से आने वाले रेडिएशन, किसी बॉडी से आने वाले रेडिएशन, तो लाइट या तरंगे इसी तरीके से फैलती हैं यहाँ पर कैविटी से, ऐसे ही निकलेंगी। तो ये पूरा गोला है और इसके किसी एक पॉइंट से अगर हम लोग तरंगों के विस्तार को अगर जाने समझें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। मान लीजिए ये गोले का एक भाग है और इसमें से ये वाले भाग को कट करके आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा। अगर ये एक गोला है तो उसको लगभग ऐसा आप बनाएंगे, ठीक? तो उसका पुंज की तरह जब जाता है, पुंज की तरह जब जाएगा, तो 3D में, थ्री डायमेंशनली हम 1/8वां भाग ही पुंज की तरह बनता है। गोले के आयतन का 1/8वां भाग ही इस तरह से पुंज की रूप में बनेगा। जब आप उसको पूरा-पूरा गोला चारों तरफ से नहीं फैल रहा है, मतलब एक जैसे टॉर्च की रोशनी है तो एक बीम की तरह आगे जा रही है। तो वो जो बीम आगे जाके शंकु का जो शेप लेता है, वो किसी गोले के आयतन का कितना भाग होता है? 1/8वां भाग होता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो आप वॉल्यूम अपने कैविटी का निकाले हो, उसका सिर्फ 1/8 भाग हमारे काम का है। ठीक? क्योंकि n का मान पॉजिटिव ही लेना है आपको, पॉजिटिव कंडीशन में ही लेना है, पीछे नहीं जा रहा है वेव, आगे ही बढ़ रहा है, 0 पॉइंट से पीछे की ओर नहीं जा रहा है। और n का मान पॉजिटिव के कंडीशन में ये वाला सेक्शन ही काम आएगा उसमें, ठीक? तो ये हो गया। तो दिए गए वॉल्यूम को आप 1/8 से क्या कर देंगे जी? डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने लिख दिया। तो वॉल्यूम हमने नंबर ऑफ मोड के टर्म में 4/3 पाई n क्यूब निकाला, उसको 1/8 किया, ये एक्सप्रेशन निकल गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं ये नंबर ऑफ मोड है, टोटल नंबर हम गिन रहे हैं ना, एन का मान कितने उसके अंदर वेव्स वहां पे बनेंगे, ठीक? तो ये इस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है। वॉल्यूम एन को यदि 1/8 कर दें तो जो पुंज है वो सब उसमें समाहित है, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोड, टोटल नंबर ऑफ मोड एन यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अब चूंकि तरंग संख्या k बराबर n पाई बाई एल, तो n का मान k l बाई पाई, उसको यहाँ रख दीजिए तो फाइनली ये मिल गया आपको। अब यदि हम किसी एकांक आयतन पर इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं मोड की संख्या को, तो वॉल्यूम का मान 1 रख दीजिए प्रति एकांक आयतन पर, तो आपको फाइनली ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा कि n का मान 1 रखने के बाद k क्यूब 6 पाई स्क्वायर, वही चीज को आगे पीछे सेट किए हैं और कोई अलग नहीं है। अब हमें ये पता लगाना है कि तरंग संख्या की रेंज k से k प्लस d के बीच में कितनी तरंगे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भाई आपने पुंज डिफाइन किया, अब ये पुंज आगे बढ़ रहा है ना, ऐसे आगे बढ़ रहा है, रेडिएशन आगे बढ़ रहा है आपका। तो मान लीजिए यहाँ तक k था और यहाँ तक ये दूरी dk है, ये वाली दूरी। तो k से लेके ये वाला पॉइंट आपका k प्लस dk हो जाएगा और उसी तरीके से स्पेस में आगे बढ़ेगा। तो k से dk के बीच में क्या कितने नंबर ऑफ मोड हो रहे हैं?
उन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम अपने इस जो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त किए हैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। k से k प्लस dk के बीच में कितना है? इनके बीच में एक अगर आप एक फ्रैक्शन अपन लेते हैं तो, ठीक? तो भाई इस एक्सप्रेशन को सिंपली डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। तो dn इज इक्वल टू v 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर और dk जो यहाँ पर टर्म था आपका 3 सामने आएगा, k स्क्वायर होगा और 3 से ये नीचे का 6 दो बार कट जाएगा तो 2 टर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन। अब इसको आवृत्ति के पदों में बदल लीजिए, फ्रीक्वेंसी के पद को, क्योंकि सारा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के टर्म पे डिफाइंड है। तो dn इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 पाई न्यू, क्योंकि k का मान 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है और लैम्डा की वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य के जो रिलेशन है उससे निकाल के 2 पाई न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं। तो डीके का मान डिफरेंशियल फॉर्म में 2 पाई अपॉन सी डी न्यू, क्योंकि यहाँ पर डीके और यहाँ पर 2 पाई न्यू का 1 और इधर डी न्यू फ्रीक्वेंसी ऑपरेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों का हम एक तरफ तरंग संख्या और एक तरफ फ्रीक्वेंसी को लेते हुए डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आपको ये डीके की वैल्यू मिल गई और जो टर्म मिला के की वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी के टर्म पे लिखेंगे। तो आपने इसकी वैल्यू रख दी भाई इतनी 2 पाई न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर और आपने इस डीके की वैल्यू रख दी इतनी जो कि ये है। तो फाइनली कट पीट के इस चीज को जब आप ब्रेकआउट करके सॉल्व करोगे तो आपको dn इज इक्वल टू वी डॉट 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू मिलेगा। और यदि यही चीज एकांक आयतन के लिए है तो वॉल्यूम का टर्म 1 रख देंगे, तो आपको नंबर ऑफ मोड टोटल कितने वेव्स बनेंगे, कितने मोड बनेंगे, जिसको डीएन बोलते हैं, कहीं कहीं एनवी सॉरी एन न्यू डी न्यू भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, इसलिए उसका मान मिलता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू। इस एक्सप्रेशन को इसके पिछले क्लास में मैंने रेले वाले नियम में डायरेक्ट ले जाके लिखा था। मैंने बताया था कि रेले के नियम में कैविटी के अंदर कितने मोड बनते हैं उसको इस तरह से काउंट किया जाता है, जिसका मान 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू होता है। तो जिन स्टूडेंट ने रेले वाला क्लास इससे जस्ट पिछला क्लास किया है उनको ये चीज रिमाइंड होगा कि वहां पे ये डायरेक्ट मैंने यूज कर लिया था। सिलेबस में भी लिखा है कि क्वालिटेटिव आपको रेले के नियम को जानना है, तो ये इतना जो आप काम हमने यहाँ तक किया मोड कैलकुलेट करने के लिए वो वहां पे हमने नहीं किया है ना। मोड कैलकुलेट करने के आधा स्टेप हमने कर लिया, इस एक्सप्रेशन का ये चीज हमने निकाल लिया, मोड की संख्या कैलकुलेट कर ली। कैसे कि भाई एक सिंपल डेफिनेशन है, मोड या वेव बनने की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप डिफाइन करेंगे तो ऐसा होगा। अब चूंकि कुछ डिस्क्रीट आवृत्तियां ही पॉसिबल हैं और एक बॉक्स के अंदर अगर आप उसको इमेजिन करेंगे तो तीनों दिशाओं में तरंग संख्या के टर्म पे कुछ चीजें इस तरह से आपको रिजल्ट मिलता है। अब चूंकि हम तो बॉक्स में नहीं है, हम तो कैविटी में है, और कैविटी क्या है अपने आप में, नंबर ऑफ मोड्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसा वैसा कैविटी का साइज है, समझ लीजिए। उसी विस्तार के तौर पे नंबर ऑफ मोड्स के विस्तार के तौर पे कैविटी का साइज डिसाइडेड है। तो एक डॉट 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 क्वांटम प्रोसेस के अकॉर्डिंग पल्सेस में आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। तो वही एक इमेजिनरी गोले का रेडियस हो गया। तो हमें एक गोल शेप के अंदर कितने वेव बन रहे हैं उस चीज को डिफाइन सॉरी करना है, तो हम उस तरह के गोले का एक आयतन डिफाइन करते हैं। अब चूंकि पुंज की तरह अगर कोई चीज जाता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, वेव रेडिएशन आगे बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम का पूरा पूरा हिस्सा उसके लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसका 1/8 भाग या ऑक्टेट भाग ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस दिए गए वॉल्यूम को 1/8 से हमने डिवाइड कर दिया, उतना ही हमारे काम का है। अब जो निकल के आया उसको ही हम नंबर ऑफ मोड या तरंगों की संख्या हमारे काम का जो पुंज की तरह रेडिएशन की तरह उस पिंड से बाहर निकलेगा के रूप में लेते हैं। अब हम उसे डिफरेंशियल फॉर्म में, भाई ये निकल के रुक तो नहीं रहा है एक जगह, यहाँ पर पहुंच कर फिर कुछ धीरे धीरे एक छोटे से डिस्टेंस के बाद वो एक वेव नंबर डिस्टेंस के से के प्लस डीके के बीच में और आगे बढ़ेगा। तो हम उसका एक डिफरेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं और वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन आफ्टर डिफरेंशियल इस तरह से प्राप्त होगा, ये वाला। और इस चीज को हम आवृत्ति के पदों में डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में सारा डिसीजन फ्रीक्वेंसी के टर्म पे डिफाइन किया जाना है। तो इसी फॉर्मूले को सेट आउट करके सारी चीजों को फ्रीक्वेंसी के टर्म में चेंज कर लिए। तो ये एक्सप्रेशन हमने प्राप्त कर लिया। क्या चीज है ये?
उस कैविटी के अंदर कितने मोड बनेंगे, कितने वेव्स बनेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन के, वो हमने फाइंड कर लिया, जिसका मान होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू। अब यह समीकरण 3 डेंसिटी ऑफ मोड को प्रदर्शित करता है, जो कि यह बताता है कि कृष्णपिंड गुहा में आवृत्ति न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितने तरंग बन सकते हैं, कितने ऑसिलेशन हो सकते हैं। अर्थात जितने तरंग गुहा में क्या हो सकते हैं जी, फिट हो सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी को कंटेन करते हुए। ठीक है, चलिए अब आगे अगर अगला काम हमारा ये है कि पर ऑसिलेशन कितनी एनर्जी है। क्लासिकल सिद्धांत बोलता है कि पर ऑसिलेशन एनर्जी केटी होती है, लेकिन यहाँ पे मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है, और क्वांटम सिद्धांत में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को एक बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। यहीं से आपको उसको शुरू करके चलना है कि प्रत्येक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है क्वांटम या डिस्क्रीट थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से डिफाइन की जाती है कि समेशन En e to the power minus En upon kT अपॉन समेशन e to the power minus En upon kT, जहां En upon kT आपके स्पेसिफिक क्वांटम सांख्यिकी के टर्म से निकल के आया है। तो इस स्टेटमेंट को लेके आपको चलना है आगे कि भाई किसी भी क्वांटम सिस्टम की एनर्जी इस तरह से डिफाइन की जाती है। अब चूंकि मैक्स प्लांक ने जो एनर्जी का परिभाषा दिया है En, जहां जिसको दोलनक कहते हैं या ऑसिलेटर कहते हैं, ऊर्जा केवल क्वांटम में अर्थात छोटे-छोटे पैकेट में होता है, और जिसका डेफिनेशन क्या है जी, En इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो इस एक्सप्रेशन में आपको En के जगह एन एच न्यू पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन में। ठीक, बहुत इजी एक्सप्रेशन है, आसानी से आपको याद आ जाएगा। इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे मत पड़िए, ये क्वांटम सिद्धांत का बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी इस तरह से फंक्शन के साथ इंक्लूड करके निकाली जाती है। यही या तो इसको समेशन में लिखिए, कहीं-कहीं किताबों में आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच एक वेव फंक्शन साई एक्स के बीच में एनर्जी ई एन, और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन या डेस डेस के साथ आपको dx dy dz के फॉर्म में भी ये मिलता है, या फिर नीचे इसको ऐसे कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई एक्स फंक्शन साई डेस ऑफ एक्स, और या तो dv लिख देते हैं dx dy dz। तो ये हर जगह एवरेज एनर्जी निकालने का क्वांटम एक्सप्लेनेशन है। हम यहाँ समेशन टर्म पे चल रहे हैं, हमने इजी मेथड सीरीज मेथड को अडॉप्ट किया है। इंटीग्रेशन मेथड से मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और कॉम्प्लेक्स जाएगा। चलिए, तो सिंपल मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन है एनर्जी की, उसमें ई एन की जगह एन एच न्यू हमने पुट कर दिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 मिल गया आपको। अब ये जो सीरीज हमें प्राप्त हुई है, जो सीरीज हमें प्राप्त हुई है, वो दोनों ही अपने आप में एक गुणोत्तर श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं, जियोमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे मैथमेटिक्स का बेसिक कांसेप्ट अपन को सिंपल लगा लेना है कि यदि मेरे पास कुछ इस तरह का यदि सीरीज है कि समेशन n से लेके n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर n है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जब अगर मैं सम निकालूं, योग निकालूं, तो 1/1 माइनस x का रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है। सिमिलरली यदि मेरे पास इस तरह के एक समेशन का सीरीज है जो n x टू दी पावर n के फॉर्म में डिफाइन है, उसका मैं सीरीज सम निकालूं, तो x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर मुझे मिलता है। तो पहला एक्सप्रेशन मेरा कुछ इस तरह से है, जो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पद को देख रहे हैं हम लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन x के जगह सिर्फ यहाँ पे क्या अंतर है जी, n को हटा के e टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, और n इंटू है। तो इससे तुलना करेंगे तो इसका सीरीज सम, सीरीज को जब सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे मैथ्स में, उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है। इससे तुलना कर लीजिए, ये फंडामेंटल चीज है। और इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है आपको, इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक, तो सीरीज को समेशन टर्म को जब पूरा सॉल्व किए तो हमें ये टर्म और ये टर्म मिला, उसे ले जाके हमें अपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है, यहाँ पर इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को। तो पुट करने के बाद याद रखेंगे यहाँ पे h छूटेगा, हमें h न्यू छूटेगा, केवल n इंटू ई टू दावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी को गुणोत्तर सीरीज के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, h न्यू छूट ना जाए। तो इक्वेशन नंबर 4 के अपर पोर्शन पे h न्यू है, बाकी चीज सीरीज के सम के बाद ये बन गया है, नीचे आपको ये वाला टर्म मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, बटे के बटे पलटेगा, तो एक टर्म ये आपका जो नीचे का टर्म है इससे
कैंसल आउट हो जाने वाला है ये वाला टर्म ऐसे, ठीक, स्क्वायर से। क्या बचेगा उसको समेटते हैं थोड़ा सा। तो फाइनली एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर आपको एच न्यू ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन प्रत्येक ऑसिलेटर की एनर्जी मिलने वाली है। ठीक, एक दो स्टेप यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। देखिए जरा, हमने क्या किया है जी, एच न्यू अपनी जगह पर है, नीचे से ये तो कटा जो स्क्वायर था, और यहाँ से हमने ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी को कॉमन निकाला है। जैसे ही कॉमन निकालोगे ऊपर नीचे का ये वाला टर्म कट जाएगा, और चूंकि यहाँ कॉमन निकालोगे तो वन अपॉन लिखोगे और ऊपर जाएगा तो वो प्लस में पावर हो जाएगा। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन में एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई टू द पावर प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन है। तो ये जो निकाल लिए, ये आपने निकाल लिया कि पर ऑसिलेटर की ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है। और इससे ठीक पहले वाले सेक्शन में हमने ये गिन लिया है कि भाई कैविटी के अंदर में कितने तरंगे बनते हैं। ठीक, रेले वाले क्लास में डायरेक्ट लिखा था, इस वाले क्लास में उसको बॉक्स और उसके बाद स्फीयर इन सब के कंसेप्ट में लेते हुए डिटेल में हमने निकाल के लेके आ गया है। 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब वहां पर बनता है डी न्यू। तो हमें क्या करना है, हमारे इक्वेशन वन में भाई कितने तरंग थे उनका मान और प्रत्येक ऑसिलेटर की कितनी एनर्जी होगी उसको रख देना है। तो भाई ये 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डीवी डी न्यू तरंगों की संख्या है, और एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू के टी माइनस वन आपके प्रत्येक ऑसिलेटर की ऊर्जा है। इसको जैसे ही रखते हैं आप, ठीक, तो यहाँ पर अगर विथआउट डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म में लिखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ये प्लांक के रेडिएशन लॉ का एक रूप है। ठीक, तुरंत ही हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है। आप किताबों में और विधियों से जाएंगे तो बहुत ही ये टफ पड़ने वाला है, लेकिन मैथमेटिक्स के इस गुणोत्तर सीरीज मेथड से हम लोग जाते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी तरीके से हो जाता है और ये रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो ई न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, क्योंकि देखिए जरा यहाँ पर ये एच आने वाला है और ये न्यू स्क्वायर था और ये न्यू मिलके न्यू क्यूब हो जाएगा, नीचे सी क्यूब। ठीक, अब चूंकि हमें सारा आगे जो वेव का अंडरस्टैंडिंग है ये आवृत्ति के पदों में है, हम चाहें तो इसको तरंग दैर्ध्य के पद बदल सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य के पदों में बदलने के लिए मैं जानता हूँ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। अगर मैं डी न्यू निकालूं तो डी न्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा होगा। तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यदि आप न्यू के जगह पर सी बटे लेमडा रखें, जहां जहां न्यू है वहां सी बटे लेमडा रखें, और जहां पर डी न्यू है वहां पर सी बटे लेमडा स्क्वायर रखें, और चूंकि एनर्जी है तो एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए नेगेटिव साइन को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आपको ये नीचे वाला टर्म आपको मिल जाता है। क्या करना है, इस वाले टर्म पे ये जो ये वाला टर्म है यहाँ पर हम डी न्यू ऑपरेटर के जगह रखने वाले हैं। ये एक बार डिफरेंशियल इसको किए हैं तो ये मिला है, और जहां-जहां न्यू है वहां पे हम रखने वाले हैं सी अपॉन लैम्डा। तो 8 पाई सी बटे लैम्डा का होल स्क्वायर बटे सी क्यूब एच न्यू सॉरी एच सी बटे लैम्डा, यहाँ भी सी बटे लैम्डा और इसके जगह माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी डी लैम्डा। तो माइनस नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव, और बाकी चीजों को समेटेंगे तो आपको 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 मिलने वाला है, और वो अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन डी लैम्डा मिलने वाला है। तो चूंकि अब इसके बीच के स्टेप्स को परीक्षा में लिखें कि ना लिखें, ना लिखें, वो रफ में करके रख चलिए, क्योंकि आगे के एक्सप्रेशन और टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये और ये तो याद रख के चलना ही पड़ेगा, ये और ये। तो यदि आपको ये चीज फाइनल एक्सप्रेशन प्लांक के रेडिएशन लॉ का फ्रीक्वेंसी के टर्म पे और तरंग दैर्ध्य के टर्म पे याद है, तो यहाँ की चीज को आप चला के दिखा सकते हैं कि हल करने पर डायरेक्ट हमें ये मिलता है, क्योंकि ये चीज तो आपको याद है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 और 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन डी लैम्डा प्लांक के रेडिएशन लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। अब हमें इसके जस्टिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये लॉ रेले के नियम और वीन के नियम को स्थापित करता है। ठीक, तो इसके ऊपर आप कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, एग्जाम में पूरा लिख के आना है आपको। महत्वपूर्ण परिणाम कहने का तात्पर्य है कि फ्रीक्वेंसी के टर्म पे कहीं-कहीं ई न्यू लिखेगा, कहीं यू के बाद ब्रैकेट में न्यू लिखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्रीक्वेंसी के पदों में हमारा प्लांक का रेडिएशन लॉ क्या है जी? ये वाला डिब्बा, ये वाला डिब्बा, ठीक? फ्रीक्वेंसी के पदों में देखिए क्या है? यू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू अपॉन 1 अपॉन ए टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। अब यदि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब एच न्यू का मान बहुत कम है किसके कंपैरिजन में? केटी के टर्म में, इन दोनों एक्सप्रेशन के टर्म में न्यू बहुत छोटा है।
ठीक? तो कुल मिला के एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू अगर एक्स करें और न्यू का मान बहुत छोटा है, तो ई की पावर एक्स माइनस वन। तो अगर ये बहुत छोटा टर्म है और ई की पावर एक्स को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, ई की पावर एक्स सीरीज को, तो ई की पावर एक्स का जो सीरीज एक्सप्लेन करते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू दी पावर थ्री बटे फैक्टोरियल तीन, ठीक, फैक्टोरियल वन, ऐसे डेस 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 करते जाएंगे और लास्ट में क्या है, माइनस वन है ये वाला टर्म आपका, ये जो यहाँ पर है, क्योंकि इतने को तो हमने x मान लिया सॉल्व करने के लिए। ये वन वन कटेगा स्टूडेंट्स, और चूंकि x का मान बहुत छोटा है, क्यों बहुत छोटा है, क्योंकि न्यू बहुत छोटा है, क्योंकि x स्क्वायर करोगे तो न्यू का भी स्क्वायर होगा और न्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है, तो आगे आने वाले ये पद नेग्लेक्ट करेंगे आप, तो बचेगा क्या, सिर्फ x, सिंगल टर्म। तो x बचा, तो इस पूरे पद को हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, x, और x क्या है जी, एच न्यू बटे के टी। तो फाइनली इस पूरे पद की जगह, इतने के जगह, आई एम सॉरी थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हाँ अब दिख रहा है, इस पूरे पद की जगह मैं लिखूंगा के टी अपॉन एच न्यू, क्योंकि x क्या है, एच न्यू अपॉन के टी, तो वन अपॉन लिखोगे और बटेगा बटे पलटेगा तो के टी अपॉन एच न्यू। तो देखेंगे स्टूडेंट, न्यू एक तो कट जाएगा, एच कट जाएगा और के टी, और यही तो रेले का नियम था, इससे जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने यही पाया था। ये तो हमारे मोड का संख्या है, ये तो गिन के लेके आए थे, और रेले क्या बोलता था कि एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर केटी होता है। तो छोटी फ्रीक्वेंसियों पर, फ्रीक्वेंसी जब छोटी है क्या हुआ, यही क्या है, रेले का नियम है। अगर आपसे परीक्षा में अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से रेले के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा आपको, यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लिख के चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये बक्से में ये जो दो लिखे हैं हम लोग, ये तो हमें आगे भविष्य के लिए याद करके चलना है। फ्रीक्वेंसी के टर्म पे क्या होता है, प्लांक का लॉ, और तरंगदैर्ध्य के टर्म पे क्या होता है, प्लांक का लॉ, ये तो आपको याद रहना चाहिए, तब आप बना पाएंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया अभी फिलहाल, तो हमें जो मिला वो है रेले का नियम, एग्जैक्ट मिल गया कि ये फॉर्मूला वाइज रेले का नियम है ना, मतलब ये रेले जीन्स का लॉ है जो कि क्लासिकल परिणाम प्रदान करता है, जो कि प्रति मोड ऑसिलेटर की ऊर्जा केटी के बराबर है, इक्विपार्टीशन से मिलता है एक एनर्जी का सही हिसाब से। इस प्रकार रेले का नियम निम्न आवृत्तियों पर सही है। अगर छोटी आवृत्ति हम लोग लेते हैं, मतलब बड़ी तरंग दैर्ध्य लेते हैं, बड़ी तरंग दैर्ध्य मतलब आवृत्तियां छोटी, तो रेले का नियम प्राप्त होता है, ठीक है। आवृत्ति का कम होने का मतलब क्या है जी, तरंग दैर्ध्य का बढ़ना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ना। तो निम्न आवृत्तियों पर रेले का नियम, प्लांक का नियम जो है रेले के नियम में कन्वर्ट हो जाता है और वैसे ही परिणाम देता है जैसे क्लासिकल नियम देता है। अधिक आवृत्ति और कम आवृत्ति कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ऐसे लिखना वेव और ऐसे ऐसे लिखना, तो ये जो है निम्न आवृत्ति है जी, आवृत्ति बहुत कम है इसमें, और यहाँ पे आवृत्ति बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है यहाँ पर, तरंग दूर दूर है, और ये अधिक आवृत्ति है, जितने पास पास ऑसिलेशन होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये छोटे वेव का एरिया है, ये यूवी वेव है, ये लाल रंग के वेव हैं, विबग्योर वाले सेक्शन है इधर वाले, इसीलिए यूवी पे अधिक फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता था, एनर्जी मिलते ही चले जाएगा ऐसा दिखाता था। अब हम लोग देखते हैं ज्यादा एनर्जी पे क्या होगा, है ना। तो अब अगला कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वाइब्रेशन छोटा है, वेवलेंथ बहुत छोटा छोटा है, तो क्या होगा नेक्स्ट, कि यदि आपकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी है और ताप कम है, टेम्परेचर नीचे है जी, केटी, कम ताप पर और हायर एनर्जी पर, यहाँ पे क्या था ब्रैकेट में क्या लिखे हैं उसको भी देखिए, आवृत्ति कम है ताप अधिक है, आवृत्ति कम है ताप अधिक है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट, आवृत्ति अधिक है ताप कम है। तो एच न्यू अपॉन के टी को जो x मानोगे, तो चूंकि e टू द पावर x का मान बहुत बड़ा हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x से, तो फाइनली e टू द पावर x ही आपको मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो चूंकि एच न्यू बड़ा है, एच न्यू बड़ा है, तो आपको e टू दी वन का कोई उसमें फिर मायने नहीं रखता, वन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वन से बहुत बड़ी चीज को आप घटाओगे बढ़ाओगे उससे कोई फर्क नहीं है, इसलिए ही लिखा गया है कि e टू दी पावर यहाँ पर x जो है बड़ा है 1 माइनस e टू दी पावर x से, तो फाइनली उसे हम सिर्फ e टू दी पावर x लिख सकते हैं। तो e टू दी पावर x यहाँ पे जो टर्म आया, इसका जो सॉल्यूशन है ये देखिए,
इस वाले टर्म को आप e टू द पावर x ही लिख सकते हो या फिर e टू द पावर h न्यू बटे kT ही लिख सकते हो। इस 1 को छोटे से 1 को इतने बड़े चीज़ में घटाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये वाला टर्म रिड्यूस होके सिर्फ़ हमें लगभग इतना मिलता है। तो ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो देखिए e टू द पावर h न्यू अपॉन kT बाकी टर्म अपनी जगह पर है ना 8 पाई h न्यू क्यू अपनी जगह पर है e टू द पावर h न्यू अपॉन kT। तो अब ये चीज़ क्या बताता है जी? ये बताता है कि अब एनर्जी अगर छोटी फ्रीक्वेंसी पे हो आप या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो अनंत नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जो कि रेले का नियम बोलता था इस तरह से कि 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन c क्यूब इंटू kT और बोलता था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये बोलता है कि एक्सपोनेंशियली डाउन होता है। ये टर्म आया है। और ये टर्म एक्सपोनेंशियली माइनस टर्म के साथ आया है इसलिए एक्सपोनेंशियली एनर्जी डिक्रीज होती है मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद एनर्जी जो है डिक्रीज होती है तो ये जो मैक्सिमम अल्टीमम पॉइंट हम पाते हैं जिसको एक्सपोनेंशियल फॉल ऑफ बोलते हैं जहां से डाउन होना शुरू होता है एनर्जी वो एक्सपेरिमेंट से मैच करता है यह वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका एक्सपोनेंशियल फॉल चालू होता है इस प्रकार अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता बहुत क्या हो जाती है जी छोटी हो जाती है जो कि रेले के नियम के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी बढ़ते 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 अनंत होनी चाहिए थी इस प्रकार प्लांक ने प्राप्त किया कि जो क्लासिकल सीमा से भी मेल खाता है छोटी फ्रीक्वेंसियों पर और ज्यादा फ्रीक्वेंसियों पर वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की समस्या को भी हल करता है क्योंकि अब ग्राफ ऐसे मिलता है लेकिन रैले के नियम में वो छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए तो ठीक है लेकिन फिर उसके बाद अनंत की ओर बढ़ रहा है उसमें कोई कमी नहीं है एनर्जी में और इसमें क्या बोल रहा है जी आप एक अल्टीमम पाएंगे मैक्सिमम पाएंगे और एक एक्सपोनेंशियली फिर फॉल आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट्स हमको इसी चीज को बताते हैं तो ये देखिए इसके लिए एक ग्राफ आप इसमें ज़रूर ड्रॉ करके आएँगे जब भी एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये ठीक-ठाक हेवी टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, तो एक एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है और इस एक्सिस में हम रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको लिए हुए हैं। तो भाई देखिए, जब फ्रीक्वेंसी आपकी छोटी है, छोटी फ्रीक्वेंसी है मतलब वेवलेंथ बड़ा है, ऐसा कोई वेव है, तो कर्व सही है, ठीक-ठाक है, रेडिएशन भी सही सॉर्ट एक आइडियल कर्व है, ठीक? कर्व्स गिव्स द वेरी लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसको क्लासिकल एरिया बोलते हैं। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो रेले का नियम तो ये बोलता है रेले के सूत्र के अनुसार कि एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसमें इंटू केटी आता है और प्लांक के नियम में ई टू द पावर एच न्यू बट अपॉन केटी आता है। यही फ़र्क है और वो तरंगों की संख्या तो दोनों में कॉमन है ऐसे, यहाँ पर जो आता है। तो एनर्जी डेंसिटी यूवी यू न्यू इज़ इक्वल टू का जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से है। तो प्लांक के नियम के अनुसार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ क्या था जी 8 पाई न्यू क्यू अपॉन सी क्यूब ऐसा। तो न्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और यहाँ पर न्यू का एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। तो ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और टुवर्ड्स द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ अल्ट्रावायलेट आपदा की ओर आ गया, एनर्जी अनंत की ओर जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा होता है। अब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे जो प्लांक ने दिया तो उसके अकॉर्डिंग कर्व्स यहाँ तक ठीक है, ये क्लासिकल एरिया है, क्लासिकल एरिया जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाली टर्म पे आपके अकॉर्डिंग आपको मिलती है, ठीक? सॉरी स्क्वायर है ये। अब क्वांटम रीजन के अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक अल्टीमम को प्राप्त करेगा, अल्टीमम को प्राप्त करने की जो स्थिति है वो विन का विस्थापन नियम कहलाता है। एक मैक्सिमम एरिया प्राप्त करेगा, ठीक? उसके बाद फिर उसमें एक्सपोनेंशियल फॉल आउट होना शुरू हो जाता है, जो उसका टर्म कहाँ है जी यहाँ लिखे हैं, कि h न्यू अपॉन e टू द पावर h न्यू kT माइनस 1 या इसको आप सॉल्व करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग या तो आपको ये मिलता है। जब हम इधर चलते चले जाते हैं और फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी चली जाती है तो ये वाला टर्म मिलता है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉल की ओर जाता है और ये प्लांक का रेडिएशन लॉ कहलाता है। ये मेन इक्वेशन है ना, इसको जब हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी पे डाले हैं तो फिर ये वाला टर्म मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कर्व आपको एग्जाम में बना के आना है, आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, मे बी इतनी इंग्लिश आपको आते ही है। ये विकिरण का तीव्रता है, ये आवृत्ति है, ये क्लासिकल एरिया है, ये वाला एरिया क्वांटम एरिया है इस लाइन के बाद, ये अल्ट्रावायलेट आपदा है या पराबैंगनी आपदा है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ है, ठीक? और यहाँ पे एनर्जी इन्फिनिटी है।
तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा प्लांक का रेडिएशन लॉ उसके ग्राफ के सहित। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत बारीक है जी, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत दूर-दूर है, वेव्स बड़े बन रहे हैं, वेवलेंथ ज़्यादा है ना? तो सरसरी तौर पे चलिए जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं और आपको इतना काम यहाँ पे करना पड़ेगा प्लांक के रेडिएशन लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो भई ये क्या रहा, कैसा रहा, किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया और इसके बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स का जो ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है और आइंस्टाइन ने इसके बाद ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने बहुत सारे थ्योरीज को सिद्ध किया। ठीक? तो प्लांक का विकर्ण नियम क्या करता है, कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग ये मेन फॉर्मूला है जी। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कैविटी कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना है, गुहा को। उसके अंदर हमारा 2 काम है, एक तो कितने वेव्स बन रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है और पर वेव्स, पर ऑसिलेशन, पर ऑसिलेटर कितनी एनर्जी जनरेट होती है उसे फाइंड करना है और दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हमारा काम वेव को कैलकुलेट करने के लिए हम गुहा मॉडल का अनुसरण करते हुए एक डिज़ायर फ्रीक्वेंसी के बीच में कितने वेव्स बनेंगे, उसको लेते हैं। तो एक सिंपल पहले वन डायमेंशन से लेते हुए 3D का एक बॉक्स को लेते हुए उसे गोले के फॉर्म में डिफाइन करके हमें कितनी ज़रूरत है, तो एक ऑक्टेन की ही ज़रूरत होती है। उस रेंज में गए और ये बेसिक नियम है वेव बनने का। सन्नादी वगैरह आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, हार्मोनिक्स आपने पढ़ा होगा, ऑसिलेशन पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन सब उसी चीज़ से आया है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म पे ये रिलेशन भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे कुछ है कि कुछ डिस्क्रीट आवृत्तियाँ ही संभव हैं क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है। तो एक क्यूब के अकॉर्डिंग लेके चलें, वेव नंबर के कांसेप्ट को यूज़ किया और एक जितने डॉट डॉट फॉर्म में वेव्स आगे बनते चले जाएँगे, वही आपके गोले को आकार देगा। तो वो जो डॉट डॉट फॉर्म में वेव्स का उपस्थिति है, वही गोले का विस्तार है, इसलिए n को ही रेडियस की तरह यूज़ किया गया है। तो उस तरह के एक गोले का रेडियस 4/3 पाई n क्यूब होगा। अब चूँकि वो पुंज की तरह आगे बढ़ रहा है, शंकु की तरह आगे बढ़ रहा है, इसलिए भई उसका 1/8 भाग ही हमारे काम का है क्योंकि रेडिएशन हो रहा है, फैल रहा है। हम एक दिशा पे उसके फैलाव को कंसंट्रेट कर रहे हैं, रेडिएशन जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रही है, उसी चीज़ को जान रहे हैं। उसके पीछे के भाग से कितना फैला, साइड से कितना फैला, वो सब चीज़ को अभी नेगलेक्ट किया गया है। तो 1/8 पोर्शन से मुझे मतलब है, तो उस आधार पर मैं अपने इस एक्सप्रेशन को प्राप्त करता हूँ, वेव नंबर के कांसेप्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं और सॉरी इस तरह से प्रति एकांक आयतन पर उस चीज़ को डिफाइन करते हुए इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त करते हैं। अब चूँकि पुंज धीरे-धीरे आगे भी बढ़ रहा है जी, तो k वेव नंबर तक से लेके dk और थोड़ा बढ़ाएँगे तो k प्लस dk रेंज में आगे बढ़ेगा। ऐसे करके ये और ये, तो उस बीच में हम उसके डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और वो पता लगा लेंगे कि कितना चेंज वाला पोर्शन है और उसको फिर फ्रीक्वेंसी के पदों पे डिफाइन कर लेंगे क्योंकि सारा खेल तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के पदों पे जैसे ही आप लिखोगे एकांक आयतन के लिए तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है जो कि उस गुहा या कैविटी के अंदर में कितने वेव्स बनेंगे, कितने मोड्स बनेंगे उस चीज़ को डिफाइन करता है। ये रेले वाले क्लास में भी मैंने डायरेक्ट लिखा था कि 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू होता है। अब हमारा काम है आगे एनर्जी कैलकुलेट करना। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग विथआउट इंटीग्रेशन मोड पे गए हुए हम डायरेक्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन को सॉरी सीरीज अप्रोक्सीमेशन को लेते हुए एनर्जी को किसी भी ऑसिलेटर की 2 लित्र की ऊर्जा को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस सूत्र से चालू करते हैं। जहाँ पर e टू द पावर माइनस ई एन अपॉन के टी ऊर्जा का ऑपरेटर है जो कि क्वांटम सांख्यिकी से होके आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ के बाद हमें ई की जगह एनएच न्यू रख देना है और इस एक्सप्रेशन के ऊपर और नीचे के दोनों टर्म गुणोत्तर श्रेणी के रूप में एक समेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं जिनके सम का मान ये और ये होता है। जब आप उनको उन टर्म में लिखेंगे तो ऐसे और ऐसा लिख पाएंगे और दोनों चीज़ों को उस एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा पर ऑसिलेटर की एनर्जी और उसको ले जाके तरंगों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई लेवल में फॉर्म में लिख देंगे तो सबसे ईज़ी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी के पदों में प्लांक का रेडिएशन लॉ मिल जाएगा। इस प्लांक के रेडिएशन लॉ को हमें तरंगदैर्ध्य के पदों में अगर लिखना है, तो हम फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्ध्य के बीच में क्या संबंध है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म निकाल कर हमारे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करके ये वाला एक्सप्रेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दोनों बॉक्स में लिखे हुए एक्सप्रेशन की ज़रूरत आगे पड़ने वाली है। डायरेक्ट लिख के हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि प्लांक के रेडिएशन के नियम की सहायता से रेले के नियम को उत्पत्ति कीजिए, वीन के विस्थापन को नियम को व्युत्पत्ति कीजिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम को व्युत्पत्ति कीजिए। तो सूत्र यहीं से लिख के हम चलेंगे, कहीं पे हम
फ्रीक्वेंसी वाले पद को लिख के चलेंगे, फ्रीक्वेंसी के रूप में जो सूत्र है उसको लिख के चलेंगे, और कहीं पर हम लोग वेवलेंथ के टर्म में जो सूत्र है उसको लेके चलेंगे। तो आज के क्लास में डिस्कशन में हमने ये चीज़ जान लिया है कि भई हमारा अब इसके ऊपर कंडीशन हमने डिस्कस किया कि भाई जब लोअर फ्रीक्वेंसी है तब क्या होगी? तो लोअर फ्रीक्वेंसी और उच्च ताप यहाँ पर, ठीक? तो लोअर फ्रीक्वेंसी और उच्च ताप पर क्या कंडीशन होगा उस चीज़ को यहाँ पे हमने ओके सॉरी हमने डिफाइन किया है, और उस कंडीशन से ये एक्सप्रेशन क्या कहेगा? तो ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता है रेले के नियम में। ये देखिए यहाँ से जैसे ही आप ये एक्सपोनेंशियल कांसेप्ट लगाएँगे तो आपको ये मिल जाने वाला है। वैसे ही जब आप तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा आता है भाई कि प्लांक के नियम से रेले के नियम को उत्पन्न कीजिए तो ऐसे बनाएँगे आप, है ना? यहाँ से शुरू करेंगे और इन चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे और थोड़ा-सा रिजल्ट लास्ट में लिखेंगे। कि इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंटल परिणाम प्रदान करता है जिससे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की समस्या नहीं होती, है ना? निम्न आवृत्तियों पर रेले के नियम जैसे काम करता है, वो ग्राफ में आएगा। अब यदि उच्च आवृत्तियाँ हैं, बारीक फ्रीक्वेंसी हैं, एकदम पतली वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये फ़ॉर्मूला, ये वाला जो एक्सप्रेशन उसके नीचे वाले पद में आएगा, वो लगभग इसके बराबर होगा। तो आपको कुछ ये मिलेगा और ये एक्सपोनेंशियल टर्म ही आपको फॉल आउट देता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के तुल्य आपको डाटा देता है। तो इस प्रकार एक सर्टेन रीज़न के बाद हमें एनर्जी बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती या मिलती नहीं है और हमारी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ की समस्या हल हो जाती है प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनर्जी को हम लोगों ने एक क्लासिकल सिद्धांत के अकॉर्डिंग हर मोड के ऑसिलेटर की एनर्जी kT ना मानकर हमने ये माना है कि हर मोड के ऑसिलेटर की एनर्जी पल्सेस के फॉर्म में होती है, क्वांटम के फॉर्म में होती है और E इज़ इक्वल टू एन एच न्यू के फॉर्म में डिफाइन होती है और n का मान 0, 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक जगह ही ऐसे हैं या कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज के मोड ऐसे हैं जहां पर ही हमको एनर्जी मिलती है, मतलब पल्सेस का कंसेप्ट है, इसलिए वेव के मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम ये जो मैक्सिमम फॉल आउट का वैल्यू मिलता है वो वीन के डिस्प्लेसमेंट लॉ के इक्वल है। आगे हम इस फॉर्मूले के सहायता से वीन के नियम को भी स्थापित करेंगे, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फॉल आउट ही आपके प्लांक के नियम का जस्टिफिकेशन बताता है और इस प्रकार से अल्ट्रावायलेट रीजन में एनर्जी बढ़ नहीं रही है बल्कि घटती चली जा रही है, इस चीज़ को वो प्रस्तुत करता है। तो ये यहाँ तक आपको करके आना है और भाई ये ग्राफ भी बना के आना है, ये प्रमुख ग्राफ है। ये ग्राफ आप ज़रूर बना के आएँ, तब आपके आंसर में कंप्लीट डेटा इंक्लूड हो पाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको प्लांक का रेडिएशन का लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कई किताबें हैं और कई विधियाँ हैं, उनमें से जो सबसे सरल विधि हो सकती है, उस विधि का उपयोग करके हमने आपके लिए ये क्लास बनाया है, ताकि आप प्लांक के रेडिएशन लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, जो कि इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनिटली 100% एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे ही जाएँगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करिए। अब कुछ मैथमेटिकल पोर्शन ऐसे हैं जो इस सूत्र का यूज़ करके सिंपल मैथ्स की सहायता से हम वीन के नियम को और स्टीफन बोल्ट्ज़मैन के नियम को उत्पन्न कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं नोट्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करिएगा। मेरी तरफ से इस आपके 3rd सेमेस्टर के बीएससी फिजिक्स के इस कोर्स के लिए ये एक यूनिट नंबर 4 का ये लगभग लास्ट लेक्चर है। एक आध लेक्चर अगर रहा ज़रूरत पड़ी तो हम बनाएँगे। अदरवाइज़ इतना आपको इस 4th यूनिट में जितने क्लासेस आए हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। कुछ टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो एक्सपेरिमेंट्स वाला है, वो आप पढ़ लीजिएगा। प्लांक के नियम का एक्सपेरिमेंटल कैसे उसको हुआ, तो एक्सपेरिमेंट वाला थ्योरी है। आप कहीं से भी उसको नेट से या किताब से देख लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटली प्लांक के नियम को कैसे स्थापित किया गया। हमारा पूरा टारगेट यहाँ पे इस मेन फॉर्मूले के डिडक्शन को बेसिक अ, अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए ईज़ी तरीके से समझने पे था। हमने वो चीज़ किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग इसको प्रिपेयर करिए और जो भी डाउट होते हैं आप लोगों का, वो हमें शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।